जय हिंद दोस्तों। आज एक बात करना चाह रहा हूं आप लोगों से। यार आप लोग दर दर भटकते हो, दर दर भटकते हो कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दे, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे तो हम पढ़ लेंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया भी जा रहा है और दिखाया भी जा रहा है कि ये देखो कैसे इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ मैं बता नहीं रहा हूं कि इस वाले चैप्टर से आयोग ने पिछले साल जो है 5 प्रश्न पूछे थे या 75 प्रश्न पूछे थे, दिखा रहा हूं यार आंख के सामने। फिर भी मतलब आप लोग गंभीरता नहीं है आप लोग के अंदर। अब आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नहीं बोलूंगा, है ना। मैं बोल रहा हूं कि बेकार है पंचायती राज, कोई मतलब नहीं है। आप लोग कमेंट करके खुद बताइएगा, ये आप स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है। आप खुद बताइएगा कि क्या अगर ये वाला चैप्टर पढ़े बिना पॉलिटी में ये वाला चैप्टर, क्योंकि ये सबसे लास्ट में होता है और अमूमन सबका छूट जाता है। शुरू में तो सब पढ़ते हैं मन लगा के, लास्ट में छूट जाता है। आप खुद बताइएगा ये चैप्टर अगर छोड़ के चले गए होते तो क्या आपको उम्मीद है कि पॉलिटी के यहाँ से अगर 1 2 3 प्रश्न आ गए अगर और गलत हो गए यहाँ से 3 प्रश्न, तो आपका सिलेक्शन भी होगा? क्योंकि जो सीरियस बच्चा है वो तो नहीं गलत करेगा। और रोज आपको ऐसे टॉपिक मिल रहे हैं, रोज मैं दिखा रहा हूं जिनसे 10 प्रश्न 15 प्रश्न 9 प्रश्न, एक ही प्रश्न 3 3 4 4 बार रिपीटेड, ऐसे भी कई प्रश्न। और रोज पिछले कई दिन से रोज ये टॉपिक चल रहा है, ठीक। और अगले पीसीएस तक चलेगा, आरओ तक तो जो 30 40 दिन जो है इधर 40 45 दिन, उसमें तो 40 45 टॉपिक मिल जाएगा। पीसीएस तक आपको इस तरह के 60 70 टॉपिक आपको मिल जाएंगे जहां से कि बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यहीं से आपको 30 35 40 प्रश्न हो सकता है यहीं से आपको मिल जाएंगे। और आप खुद आप डिसाइड कीजिए कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बस कमेंट में आपकी हिम्मत अगर गवाही दे दे तो आप लिख के दिखा दीजिए कि सर इस वाले चैप्टर से मुझे नहीं लगता है कि इस बार प्रश्न आएगा, ठीक। अब देखिए प्रूफ देखेंगे आप लोग, बिना प्रूफ के तो मानते नहीं है आप लोग। हाई देखिए, मतलब मैं बोलने जा रहा था हाई देखा लोगन, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। एमपीपीसीएस प्री में और बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में नहीं दिखाऊंगा, एमपी बिहार यूपी में ही देख लीजिए। एमपीपीसीएस प्री इसलिए दिखा दिया क्योंकि एकदम 2023 में सबसे लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है ये। और ये देख रहे हैं, लिख रहा है निचवा, हाई निचवा का लिखा था देखो, सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव क्वेश्चन, यानी पहले पूछा जा चुका उसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। बात नहीं समझ में आती कि इस चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इजी हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं, लेकिन इतनी बात भेजे में घुस नहीं रही है। और फिर भी ये चैप्टर छोड़ के जाओगे और आ करके फिर ब्लेम करोगे, लगता है हमारा दिमाग कमजोर है, लगता है मास्टर सही से पढ़ाया नहीं, ठीक। तो यार देखो, अब इससे ज्यादा क्या दिखाऊं। ये देखो 2023 में क्वेश्चन भी है और लिख भी रहा है नीचे कि सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव क्वेश्चन, यानी कि पहले भी इसको पूछा जा चुका है, इसके बारे में बताया जा चुका है। देखिए 2019 में ये तो कट गया है, मतलब प्री 2019 में किसी में पूछा हुआ है तो उसी को रिपीट कर दिया है, ठीक। फिर चला अगला बात किया जाए, क्योंकि आप लोग के पास समय नहीं है, मुझे पता है। ये देखिए बीईओ प्री 2019 में पूछा हुआ है, ठीक। फिर बीपीएससी प्री 2019, यूपीपीसीएस प्री 2023। आप खुद सोच के देखिए कि अगर ये चैप्टर गलती से आपसे छूट जाता तो कितना बड़ा नुकसान आपका हो जाता। यूपी आरओ एआरओ 2023, यूपी पीसीएस 2023। के लोग कहेंगे एमपी का भी, अरे भैया एमपी बिहार यानी कि इतना ज्वलंत टॉपिक है, इतना मतलब जबरदस्त टॉपिक है ये कि कोई एग्जाम नहीं इसको छोड़ रहा है, ठीक ना। आरओ एआरओ में भी पूछा है कि नहीं 2023 में, ठीक। फिर बीपीएससी 2022 में, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस 2023। ये दूसरा क्वेश्चन है, हाई वाला नहीं है। हाई देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2023। कह देंगे सर एक के क्वेश्चन वहां बार बार दिखा दिया आप। अरे गधा, एक ही क्वेश्चन 2 बार नहीं है, सॉरी मतलब माफ किया, एक ही क्वेश्चन 2 बार नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। एक ही एग्जाम में एक सेम उसी परीक्षा में एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन उसी साल आया। देख लीजिए 2023 में पंचायती राज से प्रश्न, फिर यहां देख लीजिए 2023 में पंचायती राज से प्रश्न। क्या करोगे भैया? और कहीं अगर आरओ आरओ में कहीं दाग दिया 3 प्रश्न तो क्या करोगे? फिर तो लेनी की देनी पड़ जाएगी। ये देख लो यूपी पीसीएस प्री 2021, उसके पहले 2015 में ये पूछ चुका है, 2017 में पूछ चुका है, टॉपिक रिपीट भी कर चुका है, यानी कि अगर 2015 वाला कोई पेपरवा पढ़ के गया होता तो जो है 21 प्री में ये क्वेश्चन कर लिया होता, खाली पेपर पढ़ के गया होता तो, ठीक। लेकिन नहीं, भेजे में नहीं घुसा। बिहार पीसीएस 2020 का प्री, कितना कितना प्रूफ दिखाऊं? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2020, यूपी आरओ छत्तीसगढ़ छोड़िए, कभी हमको नहीं देना। यूपी आरओ मेंस 2017, यानी कि 2023 में पूछ चुका, 2021 में पूछ चुका, 2017 वाले में पूछ चुका। आरओ हर साल नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए।
यूपीपीसीएस प्री 2022 में, यूपीपीसीएस प्री 2023 में 2 प्रश्न, 2022 में भी एक प्रश्न दिखा दिया इसी चैप्टर से। ठीक, फिर ये देख लीजिए बीपीएससी, ये नहीं बीपीएससी नहीं, ये दिखाना है नीचे, एक ही क्वेश्चन 4 बार 4 एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक, लेकिन अभी भी यूपीपीसीएस प्री 2023 में ये देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा, इट इज अ विलेज असेंबली, मिला लीजिएगा जाकर के। ठीक ना, अभी पीछे जाकर के वीडियो पॉज करके, नहीं तो मिला लीजिएगा। 2023 में ही 3 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से, 2023 में 3 प्रश्न एक ही चैप्टर से पीसीएस प्री में। और आप लोग इस चैप्टर को छोड़ के जाने की हिमाकत अगर किए तो पक्का फेल होना है, कोई आपको भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। कहीं अगर 3-4 क्वेश्चन आरो में दाग दिए तो क्या करेंगे आप? तो इस चैप्टर को गंभीरता से पढ़िए आप। ठीक ना, नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए, ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप अपने मन से पढ़ लीजिए, ये नोट्स पढ़ लीजिए। ठीक, ये बहुत लंबा चैप्टर है तो इसलिए हो सकता है कि 2 बार में कवर हो। ठीक, फिर बीपीएससी प्री 2022 में आ गया ये, मतलब एक ही एग्जाम बीपीएससी प्री 2022 में पूछा हुआ, 2021 में, 2022 में 2-3 पूछा हुआ, 23 में पूछा हुआ, यानी कि एक ही एग्जाम एक ही साल में 3-3 प्रश्न पूछ रहा है एक ही टॉपिक से। अब क्या चाहिए यार? कहाँ इंपॉर्टेंट खोजते फिर रहे हो? कहाँ खोजोगे इंपॉर्टेंट? ठीक ना, खुद मेहनत कर लो। ठीक, ये देख लो, फिर प्री 2022 में ये दूसरा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन को 4 बार नहीं दिखा, हो सकता है इतना फोटो खींचने में एक आध क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा, तो उसका मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो भी नहीं हुआ होगा, मुझे यकीन है वो भी नहीं हुआ होगा। ठीक ना, आरो 2017 प्री में जो पिछली बार दिखाया था मैं, यानी कि परीक्षा इस चैप्टर को छोड़ ही नहीं रहा है कोई एग्जाम, सीधी सी बात। अब आप लोग को कितना प्रूफ दिखा, पीसीएस प्री 2019 में है, डेट पूछ दिया यहाँ पे। ठीक, फिर पीसीएस प्री 2019 में देख रहे हैं, देख रहे हैं ये क्या है भाई, क्या ड्रामा है ये? यूपी पीसीएस प्री 2019 में ये दूसरा क्वेश्चन है, 2019 में ही ये दूसरा क्वेश्चन है, एक ही, मतलब समझ रहे हैं, इस चैप्टर से तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है, 3-3 4-4 5-5 प्रश्न पूछ रहा है। ये क्या ड्रामा? बीपीएससी प्री अभी दिखाया 2022, फिर देखिए ये आ गया, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, मत पढ़ के जाओ, मत पढ़ के जाओ क्वेश्चन, क्या करना है? यूट्यूब या टीचर हूँ मैं, फ्री में पढ़ाता हूँ, क्या मतलब है? जहाँ पे 10-20 हज़ार रुपया दिए होगे वहाँ पे जाके पढ़ लो। ठीक, एक ही चैप्टर, यानी कोई पूरा पॉलिटी पढ़ के 5 प्रश्न मारेगा, आप एक ही चैप्टर पढ़ के 4-5 प्रश्न मार सकते हैं। ठीक ना, तो इसी को बोला जाता है स्मार्ट स्टडी। जहाँ जहाँ से प्रश्न आ रहा है वो टॉपिक पढ़ के निकल लो, एग्जाम निकालो। ठीक ना, ज्ञान अर्जित करते रहना जीवन भर। ठीक, और अब इसका जो पीडीएफ है भैया, मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत करता हूँ और उसका मुझे रिटर्न चाहिए। अगर कम से कम जब 60-70 कमेंट्स नहीं आएंगे, अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, 2,500-3 हज़ार व्यू नहीं जाएंगे, आप लोग नहीं देखेंगे, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करने जाऊँ भाई? मैं टाइप कर रहा हूँ, मतलब लिख के देता हूँ, वो टाइप होता है, टाइप होके वापस आता है, वीडियो बनाता हूँ, क्वेश्चन ढूंढता हूँ कि किस चैप्टर से कहाँ कहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबका स्क्रीनशॉट खींचना। तो इतना एवज में आपसे वो कर सकता हूँ, शेयर कीजिए इसको। और व्यूज़ नहीं आए तो नहीं शेयर करूँगा, इसके पीडीएफ नहीं शेयर करूँगा, सीधे बता दे रहा हूँ। हाँ, मैं स्वार्थी हो गया हूँ, बिल्कुल एकदम स्वार्थी हो। आप लोग स्वार्थी हैं, आप एक कमेंट नहीं कर सकते। मैं आपके लिए 3 घंटे मेहनत कर सकता हूँ इस चैप्टर को बनाने के लिए, 3 घंटे 4 घंटे, आप मेरे लिए 4 सेकंड नहीं दे सकते हैं। तो कोई मतलब नहीं भाई, ताली दोनों हाथ से बजती है। ठीक, ताली दोनों हाथ से। हम आपसे कोई फीस नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, फिर भी आपके अंदर विश्वास पैदा कर रहे हैं। पहले विश्वास पैदा करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं कि ये चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और फिर तब पढ़ाते हैं। ठीक, हमको इसका पेमेंट थोड़ी नहीं मिलता है, मेरा जो समय बर्बाद इतना देर मैं भुगता हूँ, इसका पेमेंट मुझे नहीं मिलता, मुझे ये चैप्टर पढ़ाने का या फिर जो भी मिलता है। और सबसे बड़ा रोल तो इसमें यूपीएससी हिंदी का है। आप यूपीएससी हिंदी के लिए आप इतना तो कर सकते हैं ना, यूपीएससी हिंदी अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रही है तो आप एटलीस्ट यूपीएससी हिंदी के लिए मत मेरे लिए करिए, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी हिंदी पढ़ाती है आपको, मैं नहीं पढ़ाता। ठीक ना, तो मुझे क्रेडिट देने के बजाय आप यूपीएससी हिंदी को क्रेडिट दीजिए। अगर किसी ने भी लिख दिया सर थैंक यू, सीधा मैं ब्लॉक मार दूंगा, आप सीधा यूपीएससी हिंदी को थैंक्स लिखिए, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। ठीक ना, वो उस इंस्टीट्यूशन को जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो उसके लिए पे कर रहा है पैसे, उसको धन्यवाद या थैंक मिलना चाहिए। राइट, मेरी इसमें जो है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, बस इतना ही है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, ये सारे जो सजेशंस हैं वो यूपीएससी हिंदी के हैं, उन लोगों की तरफ से आपको फ्री किया जाता है, मुझे इसका पेमेंट मिलता है, ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो फ्री में मेरा कोई वो नहीं, योगदान नहीं। ठीक ना, यूपीएससी हिंदी का
चलिए, आप लोग 10 मिनट समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप लोग का बहुत आत्मविश्वास बढ़ा होगा कि ये चैप्टर पढ़ के ही जाऊंगा। अब ये चैप्टर अगर बिना पढ़े कोई चला गया तो वो पहले ही वो सोच लेगा कि भैया मेरी तैयारी नहीं हो पाई, ये लग रहा है। चलिए आइए फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। आधा आज कर लेंगे, आधा नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि लंबा चैप्टर है ये। वैसे ही दिखाने में ही चला गया 10 मिनट, तो अभी 15-20 मिनट का चैप्टर भी चला जाएगा ये, आधे घंटे का। भारत की आत्मनिर्भरता समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। भारत की ग्राम व्यवस्था क्या है? छोटे छोटे गणतंत्र हैं, ऐसा कहा गया है भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते। दूसरा है, ये सभी मेरे नोट्स हैं, नोट्स के ये शॉर्ट, ये जो है प्रिंटेड फॉर्म है, क्योंकि नोट्स पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सारे टर्म समझ में नहीं, मुझे समझ में आ जाएगा, आपको नहीं समझ में, इसलिए आपके लिए टाइप कराना पड़ता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? चार्ल्स मेटकाफ। कौन है? चार्ल्स मेटकाफ है। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? चार्ल्स मेटकाफ। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का नींव रखने का श्रेय किसने दिया? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का नींव रखने का श्रेय किसने दिया? किसने दिया बताइए? उत्तर सामने ही है, उत्तर सामने ही है। लॉर्ड रिपन ने ही स्थानीय स्वशासन को लिखने का श्रेय दिया था, ठीक ना? उत्तर सामने है आपके। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश देता है। यानी कि ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है, या किस अनुच्छेद में ये मेंशन किया गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40, ठीक। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इसमें अनुच्छेद 40 में पंचायतों से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 9 में है। किसमें है? भाग 9 में है, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, जोड़ा गया था, ठीक ना? तो अगर कई लोग इसमें जो हैं जो सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको सारे सारे टॉपिक मिल जाए आपको, ठीक ना? सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएं। पंचायतों से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 9 में दिया हुआ है। 73 संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था, 1992 में ये जोड़ा गया था। पंचायतों की संरचना से संबंधित उपबंध राज्य विधानमंडल द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्य विधानमंडल द्वारा किए जाते हैं। पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है। कौन सी सरकार लेती है? राज्य सरकार लेती है, केंद्र सरकार नहीं लेती है। ये बात ध्यान रखिएगा आप। पंचायतों से संबंधित विषय राज्य सूची में शामिल है। किसमें शामिल है? राज्य सूची में शामिल है, ठीक। पंचायत हर 5 वर्ष में कराए जाते हैं, कि 5 वर्ष में कराए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव का संचालन करता है। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक ना? नेशनल इलेक्शन कमीशन नहीं करता, स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। 21 वर्ष है, 21 वर्ष है। कितना है? 21 वर्ष है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ माना जाता है, क्योंकि इससे पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। इससे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया है। कितने? त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया है। जब 73वां और 74वां संविधान लागू हुआ, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक ना? कब की बात है ये? 1993। ये 1993। 73वां संविधान संशोधन का आधार 74वां संविधान संशोधन विधेयक था, ठीक ना? महिलाओं को पंचायतों में 1/3 आरक्षण दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं भी शामिल हैं। पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण के क्रियाकलापों में परिवर्तन आया है, परंतु ग्रामीण महिलाएं लंबे समय तक इसकी मांग कर रही थी। यह गलत है, ठीक ना? यह जो वाक्य है दूसरा वाला, परंतु के बाद वाला, वो वाक्य गलत है। कहाँ बिचारी महिलाएं मांग? भूरिया समिति की रिपोर्ट
के आधार पर पेशा अधिनियम 1996 बनाया गया था। पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक अधिनियम 1996 संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक ना, पंचायत अधिनियम 1996 जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों का उसमें विस्तार किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 1996 में संसद द्वारा ये पारित किया गया। सॉरी, संविधान संशोधन नहीं, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के पास भूमि हस्तांतरण रोकने और लघु वनोपज के स्वामित्व की शक्ति होती। किसके पास होती है? ग्राम सभा के पास। किसके पास? ग्राम सभा के पास। पंचायती राज एक स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, त्रिस्तरीय अभिशासन की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। ठीक ना, बस इसको सुनते जाइए, बस इसको सुन लीजिए ध्यान से। अगर नहीं भी समझ में आता है, अब अगर समझना है तो आप वीडियो है कई 2-2 घंटे का यूट्यूब पे पड़ा हुआ, तो बनाने का कोई मतलब नहीं है वहां जाके। नहीं तो बस एक बार कान में सुने रहिए तो ये प्रश्न हो जाएंगे। रिपीट हो रहे हैं यार, इस चैप्टर से ज्यादातर प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ठीक ना, आप बता दीजिए ना कि कौन सा यूट्यूब वीडियो जो है आपको गारंटी देगा कि मात्र 10-15 मिनट में आपके 2 से 3 प्रश्न परीक्षा में हल कराने की, मतलब पूरा लोग किताब पढ़ा जाते हैं, 3 प्रश्न नहीं मिलता है यहाँ एक टॉपिक से। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी। स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो आईआईटीएंस को लोग बोलते हैं, आप लोग ना आईआईटीएंस क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं, बीटेक वाले, वो पहले तलाशते हैं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर उसको पढ़ते हैं। आपकी तरह किताब उठा करके शुरू से अंतिम तक रट्टा नहीं मारते। ठीक ना, अंतिम तक रट्टा नहीं मारते हैं वो। ग्राम सभा का अर्थ पंचायत क्षेत्रों के सभी पंजीकृत मतदाता। ठीक ना, कौन कौन शामिल होता है? पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता। ग्राम सभा की शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार की होती हैं जैसे राज्य विधायिका की राज्य स्तर पर होती है। राज्य विधायिका की राज्य स्तर पर होती है। ग्राम सभा की शक्तियों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 में संशोधन कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी शब्द लाया गया था। मध्य प्रदेश के सरपंच में उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंच द्वारा किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता एक अनुसूचित जनजाति सदस्य करता है जिसे ग्राम सभा द्वारा चुना गया होता है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब देखिए, हर पॉइंट ध्यान से थोड़ा सुनिए और दिमाग थोड़ा एकत्रित किए। यही प्रश्न 3 बार पूछा जा चुका है। चलिए, मनरेगा कार्यक्रम अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लाया गया था। अनुच्छेद 43 को इंप्लीमेंट किया गया। पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन में युगों से अभिन्न रही है, कोई मतलब नहीं है। यह त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। यह सब पूछा गया है, बस 1 लाइनर सेंटेंस देखिए क्या सही है क्या गलत है, तो उसको मैंने नोट कर लिया। 243 जी पंचायतों की शक्तियों को विस्तारित करता है। क्या करता है? विस्तारित करता है। पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। पंचायती राज स्थानीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है और शक्ति का विकेंद्रीकरण करता है और सामुदायिक विकास करता है। 73वां संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण, निर्णय लेने की शक्ति, पूर्ण व्यवस्था और प्रशासनिक शक्तियों में जो है वो लागू हुआ। न्यायिक शक्तियों में विकेंद्रीकरण नहीं लागू हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि कोर्ट को भी, यानी कि ग्राम स्थान पर कोर्ट बना दिया जाए। ठीक ना, वो 105 संरचना है कोर्ट की। राज्य सरकार की स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है नागरिकों की शिकायतों के मामलों को छोड़कर। ठीक ना, नागरिकों की शिकायतों के मामलों को छोड़कर राज्य स्तर पर स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। पंचायती राज नाम M.K. गांधी के सुझाव से, यानी कि हमारे गांधी जी उनके सुझाव से पड़ा था, जुड़ा था, मतलब पड़ा था, वही बात है। 1957 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा गठित बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय, LM सिंघवी ने स्थानीय स्वशासन और GVK राव ने प्रतिनिधित्व सुधार की संस्तुति की थी। पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में हुई थी।
ठीक, पंचायती राज का उद्घाटन उसमें सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 1959 को राजस्थान के नागौर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री ने किया था। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। किसको? BR मेहता को। पंचायती सांख्यिकी युक्तिकरण VR राव। पंचायत सहकारी संबंध SD मिश्रा। ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन GVK राव। यानी कि ये किसने दिया हुआ है? पंचायती सांख्यिकी युक्तिकरण ये किसने दिया? VR राव ने। पंचायत सहकारी संबंध ये किसने बताया है? SD मिश्रा ने। ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन पर किसने बात की? GVK राव ने। पंचायती राज व्यवस्था पर काम कर चुकी समितियां बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GVK राव, LM सिंधवी। 2024 में यहाँ से प्रश्न था। अगर ये वाला सेंटेंस आपने पढ़ा होता तो आप प्रश्न हल कर लिए होते। पंचायती राज समितियों का कालक्रम क्या है? पहले बलवंत राय मेहता, बैग LTG इसका कोड है। ठीक, इसको मिला लीजिएगा, एलेबोरेट करने का समय नहीं है, आप आराम से। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, तेज हनुमंता, GVK राव, LM सिंधवी, PK थुंगन। तो इसमें थुंगन में T है, फिर यहाँ पे G बाद में एक और समिति है गॉडगिल की, क्या नाम है? GVK राव। फिर ये क्वेश्चन आता तो मैं मार लेता हूँ, ये मैंने अपने लिए बनाया था। एक बार मिला लीजिएगा, मैं बता भी दूंगा। ये जी दिमाग से स्किप कर गया है शायद। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों की स्थापना और त्रिस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति की थी। अशोक मेहता यह पूछता है कि किसने द्विस्तरीय संस्तुति की थी, किसने त्रिस्तरीय संस्तुति की थी, एग्जाम में पूछता है। अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? त्रिस्तरीय के बजाय द्विस्तरीय व्यवस्था और जिला विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु हो। LM सिंधवी समिति ने पंचायती राज संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। ठीक, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे? पंचायतों की नियमित चुनाव, महिलाओं के लिए आरक्षण, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार धन हस्तांतरण और 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर पंचायतों की शक्तियां। कुल कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में? 29। कितने? 29। 243G के अंतर्गत पंचायतों को जो है सौंपे गए कार्य। पुस्तकालय, ईंधन, चारा जो है, ये सब सारी चीज़ें जो है वो पूछता है कि 29 विषय कौन कौन से हैं। इस पर क्या करता है वो? प्रश्न पूछ देता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों या नगर पालिकाओं की मतदाता सूची तैयार करता है और चुनाव कराता है। तो इसे मतदाता सूची कौन तैयार करता है? विधायिका दे करके आपको जो है फंसा सकता है वो एग्जाम। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।